हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। यह चैप्टर हमारा रह गया था, तो अब हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, विविधता क्या होती है? जब एक कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ से बिल्कुल ही अलग होती है, चाहे उनमें थोड़ी बहुत समानता पाई भी जाती है, लेकिन वह संपूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं होती। तो यह विविधता किस किन चीज़ों में पाई जाती है? अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, वहाँ के स्थान में हो सकती है, वहाँ की जलवायु के संबंध में हो सकती है, वहाँ के मौसम के संबंध में हो सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में हो सकती है, चाहे उनकी शक्ल मिलती हो लेकिन फिर भी उनका कद काठी नहीं मिलती। कुछ बार ऐसा होता है उनके गुण नहीं मिलते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र के रहन सहन से दूसरे क्षेत्र के रहन सहन में बहुत अधिक फर्क होता है, और वहाँ के पहनावा अलग होता है और वहाँ उनका पहनावा अलग होता है। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारा भारत है वह विविधताओं का देश है। तो यह हमारे भारत में विविधता किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके रूप में हम देखते हैं कि इसमें एक तो लद्दाख के बारे में जिक्र है, एक है केरल के बारे में। अब ये तो हमें पता है कि जो लद्दाख है वह विश्व का ठंडा मरुस्थल है। पश्मीना नाम की ऊन मिलती है और उस पश्मीना ऊन से वो कपड़ों के धागों को तैयार किया जाता है, और यह ऊन काफ़ी महंगी होती है। और इसके अलावा जो हमारा केरल है वह एक तटीय प्रदेश है, और इसमें केरल के तटीय प्रदेशों में ज़्यादातर यहाँ पे पत्तन यानी कि बंदरगाह पाए जाते हैं, और यहाँ से क्या कहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्री मार्ग से वस्तुओं को भेजा जाता है। और जो हमारा केरल है उसमें सबसे ज़्यादा काली मिर्च और मसाले उगते हैं। तो इन मसालों को पहले रोमन साम्राज्य में इनकी काफ़ी मांग होती थी, इसलिए वहाँ पे इनको काला सोना भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि लद्दाख, केरल और इसी प्रकार भारत के जो अन्य राज्य हैं वो है दूसरे राज्यों से किस प्रकार से भिन्न है और किन किन चीज़ों में भिन्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ वही लाइंस देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले तो एक आपको स्टोरी दी हुई है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि एक समीर नाम का समीर एक और दूसरा है समीर दो। ये दोनों हैं, दोस्त हैं। एक है वो काफ़ी अमीर है, और जो दो है वह बहुत ही गरीब है, फटे पुराने उसके कपड़े हैं, वह अखबार बेचकर अपना गुजारा करता है। लेकिन फिर भी उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती किस चीज़ की वजह से होती है? क्योंकि उनके विचार और उनकी सोच है जो आपस में उनकी मिलती है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विविधताओं होने के बावजूद भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अटैच हो सकता है, उसका अच्छा दोस्त बन सकता है। तो इस प्रकार जो हमारा समीर एक है वह समीर दो का अच्छा दोस्त बन जाता है, इतनी उनमें विविधताएं होने के बावजूद। क्योंकि इनके घर का जो रहन सहन है वो अलग है, इनके घर का अलग है, इनके जो खान पान है वो अलग है। इस प्रकार इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं। देखते हैं, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों से भिन्न हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, और विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विभिन्नताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हमारा जो भारत देश है उसमें पठार भी पाए जाते हैं, उसमें पर्वत भी हैं, उसमें हरा भरा मैदान भी है। इसके अलावा
उसमें मरुस्थल भी पाया जाता है और तटीय कुछ प्रदेश भी है, जिनकी इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनके कारण ये काफ़ी फेमस है। और इसी कारण यह कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 2 सवा 2 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में तो कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने डरे पर ही चलते रहते थे। इसकी तरह ही उनकी भाषा, उनका भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। पहले क्या होता था कि लोगों का अपना आवास है वो स्थायी नहीं होता था, इसलिए क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे ताकि वहाँ पे अपनी आजीविका के अगर उनको अच्छे स्रोत मिल जाते हैं तो वो उनको अपना लेंगे। तो इस प्रकार जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब यात्राएं करते थे तो उनके रास्ते में बहुत सारे गाँव आते होंगे। तो इस प्रकार उनकी यात्राएं रेल, बस ऐसी सुविधा तो कुछ होती नहीं थी, इसलिए वो ठहर ठहर के जाते थे, रुक रुक के अलग अलग गाँव में। और उस समय में ऐसे होता भी था, भी लोग अगर ये बोल देते थे कि मैं वहाँ पे जा रहा था, मेरे को रात बहुत हो गई है, मेरे को ठहरने के लिए चाहिए, तो उस जमाने के जो लोग होते थे वो उनको रात रात ठहरने के लिए दे देते थे। लेकिन आजकल तो यह प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसमें वो रुक जाते थे तो वहाँ पे उन्होंने वो ये देखते थे कि इसके घर में कैसा रहन सहन है। तो अगर उनको 2-3 दिन वहीं पर रुक जाना पड़ता था तो वो उनकी संस्कृति का थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर आ ही जाता था और कुछ वो अपना प्रभाव भी उन पर डाल देते थे। इसके अलावा अगर वो आगे मान लो अगर वो नेक्स्ट गांव में चले गए या फिर नेक्स्ट शहर की ओर चले गए तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता था। अगर वो वहाँ पे रुक जाते थे तो अब कुछ अपना और कुछ उनकी संस्कृति का मिश्रण उनमें मिल जाता था। तो इसी प्रकार यह जो हमारी संस्कृति है वह धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती गई और हम दूसरे संस्कृतियों को भी अपनाते रहे। इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है वह विभिन्न विभिन्न जगह पर जाकर फैल गई थी। जैसे कि हम जो तिब्बत का पठार है उसमें बौद्ध धर्म प्रचलित था। यह बौद्ध धर्म कहाँ से गया, तो तिब्बत जो पठार है उसमें जो जम्मू और कश्मीर है यहाँ से होकर जो तिब्बत का पठार है वहाँ पे जो बौद्ध धर्म वो भी फैल गया था, क्योंकि यहाँ पे जो अनुयायी होते थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे और कुछ तिब्बत के अनुयायी ऐसे थे जो कि बौद्ध धर्म को सीखना चाहते थे कि किस प्रकार उसके सारे नियम वगैरह हैं। तो जो तिब्बत के लोग थे कुछ वो भारत में आए, भारत में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उनके सारी मान्यताओं को सीखा और उसके बाद वो वापस जब तिब्बत में चले गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने बौद्ध धर्म को फैला दिया था। तो इस प्रकार हमारा जो बौद्ध धर्म है वो चीन में भी फैला हुआ था। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं और उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ा और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वह काम करेंगे वे भी अलग अलग
होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जी व अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों यानी कि जो लद्दाख और केरल है के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। जो ऊपर की जो लद्दाख की साइड होती थी वहाँ के कंबल विश्व प्रसिद्ध होते थे और यहाँ से यह कंबल अन्य देशों को भी निर्यात किए जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं की बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि केसर सागा ग्रंथ है वो लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक भी खेले जाते हैं। जो हमारा जम्मू व कश्मीर है उसके अंदर यह लद्दाख मौजूद है। यह पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख क्या होता है कि लद्दाख में बर्फबारी रहती है लेकिन फिर भी यह रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी वनस्पति नहीं होती क्योंकि यह पूर्ण बर्फ से ढका रहता है और इसको जो पहाड़ियाँ भी ऊंची ऊंची होती है और लद्दाख में बारिश भी बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइंस, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत ही कीमती होता है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने के कारण यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यह रेगिस्तान ऐसा रेगिस्तान नहीं है कि जिसमें पूर्ण रूप से मरुस्थल हो, जिसमें रेतीला मैदान हो, गर्मी हो, ऐसा यह ठंडा है और यहाँ पे काफ़ी आकर्षक दृश्य है देखने के लिए, जिसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं घूमने के लिए, जिससे यह एक पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ है और इससे भारत को आमदनी भी होती है। अब है केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से, क्योंकि इसके साइड में पश्चिमी घाट आता है और इसके जो इस साइड में है यह तटीय प्रदेश है। यहाँ पे अनेक प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं तटीय प्रदेश के ऊपर। तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना था। सबसे पहले जो अरबी और यहूदी व्यापारी वो केरल आए थे और जो वास्को डी गामा था उसने समुद्री मार्ग से भारत आने का रास्ता उसने ही सबसे पहले खोजा था और उसके बाद में यहाँ पर व्यापार इन समुद्री मार्गों से अधिक प्रचलन में आ गया था और ये धीरे धीरे और अधिक फैलने भी लग गया था। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए थे। इब्न बतूता ने
जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वितरण विवरण देखते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी और वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पर पहुंचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। तो जो हमारा केरल है वहाँ पर भिन्न भिन्न समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वल्ला कहा जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ भूमि और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है, उसका एक दृश्य यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होती है, नाव की प्रतियोगिता की जाती है इस त्योहार के ऊपर। नाव है, दोनों ही क्षेत्रों को चीन व अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती संभव बनाई, वहाँ पर लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा था। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास व भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। भारत के लिए यह कहा जाता है कि यह विविधताओं का देश है, लेकिन उसके लिए एक कोटेशन भी प्रसिद्ध है कि भारत में अनेकता में एकता वाला देश है। तो यह किस प्रकार से है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं हैं फिर भी हमारे देश में एकता बनी हुई है। तो यह किस प्रकार से है, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यह एक यहाँ पे गीत दिया हुआ है जो कि फेमस था उस समय किस चीज़ के लिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1919 में हुआ था। तो उस समय यह गीत गाया गया था। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू, जिनकी किताब भारत की खोज, यह इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम था, भारत की खोज, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। तो यह अनेकता में एकता वाली कोटेशन भी किसकी थी, तो यह नेहरू जी की थी और उनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखोगे कि पूरा पैराग्राफ है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी इसका क्वेश्चन पूछ ले। जो हमारा राष्ट्रीय गान है
वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके अंदर कौन सा जनरल डायर था जिसने गोलियां चलाई थी और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक बुक है जो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 से। हमारे अतीत और हमारा राजस्थान की जो बुकें हैं अब हम वो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।